हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर गॉस की थ्योरम आती होगी, गॉस की प्रमेय आती होगी तो हम उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने जब इस थ्योरम को दिया तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करूं, एक ऐसा फॉर्मूला बनाऊं जो सभी क्लोज सरफेस के लिए, सभी बंद सतह के लिए लगता हो। अगर किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो मेरा वाला फॉर्मूला यूज़ करना और बहुत आसानी से निकाल सकते हो। हकीकत यही है कि अगर मान के चलो इस वाले सरफेस में कोई आवेश रखा है और मैं आपसे बोलूं कि इस बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, तो आप लोगों को क्या लगेगा? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई एस कॉस थीटा। तो आप सोच लीजिए, एक तो आपको एस निकालना पड़ेगा इसका, और जिसकी कोई आकृति सही ना हो, वेल डिफाइंड ना हो, तो उसका सरफेस क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन करके। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मतलब बहुत सारा आपको टाइम इससे लगेगा इस बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए। गॉस ने कहा इससे बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स अगर ज्ञात करना है तो सिंपली इसके अंदर कुल आवेश जो रखा है उसमें एप्सिलॉन जीरो का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। इसके अंदर जो कुल आवेश रखा है बस उसका जो कुल आवेश है उसको देख लो कितना रखा है, उसमें एप्सिलॉन जीरो का डिवाइड दे दो, कुल विद्युत फ्लक्स निकल आएगा। कैसा भी आकृति हो, कैसा भी सेफ हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। इसलिए गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं। हम पढ़ेंगे आज गॉस थ्योरम और ये क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या इसके यूजेस हैं। तो देखिए बेटा, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, आप लोगों को सिर्फ ये बात समझना है कि गॉस की प्रमेय तभी लगेगी जब सतह बंद होगी। बंद सतह के लिए इन्होंने अपनी प्रमेय दी थी, ना कि किसी ओपन सतह के लिए। अब बंद सतह कैसी होनी चाहिए? रिंग का मतलब नहीं है रिंग हो कि मतलब चारों तरफ से बंद है, वो नहीं। चारों तरफ से सतह बंद होनी चाहिए, चारों तरफ से सतह बंद होनी चाहिए। जैसे फुटबॉल हुई, फुटबॉल के अंदर जिसके जो खोखला बेल गोला हुआ, इस तरीके की अगर सतह है या कोई भी शेप में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस बंद होनी चाहिए। उसके अंदर अगर कुल आवेश रखा है, गॉस की प्रमेय की सहायता से हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बेटा, गॉस की प्रमेय बहुत सिंपल है, आप लोगों को एक लाइन में समझाते हैं। सपोज मान के चलो ये एक बंद सतह है, ये एक बंद सतह है। इस बंद सतह के अंदर आवेश रखा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस बंद सतह के अंदर कुल आवेश कितना होगा? आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको इसके लिए फॉर्मूला पता है, फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा होता है। आपको इसका एस निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, या हम कहें इसका एस निकालने के लिए आपको डिफरेंस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपको गॉस थ्योरम आती होगी तो आप कहोगे इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बहुत आसानी से है। क्यों? इसके अंदर कुल गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा, इसके अंदर कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना। यही गॉस की प्रमेय होती है। इस बंद सतह के अंदर कुल आवेश कितना है उसका 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स कर दो, 1/एप्सिलॉन 0 गुना कर दो, वो इस बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हो जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं इस बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, जितना इससे गुजरेगा उतना इससे गुजरेगा। क्यों? इसके अंदर भी क्यू आवेश है, इसके अंदर भी क्यू आवेश है। मैं आपसे पूछूं इस बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो भी आप कहोगे इससे भी गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इतना ही होगा, जितना इससे गुजरेगा उतना इससे गुजरेगा, इतना इससे गुजरेगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ आकृति देखकर ये समझ में आ रहा होगा कि कुल विद्युत फ्लक्स सतह पर निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है उसके अंदर उपस्थित आवेश पर। तीनों में आवेश अंदर समान है, इसलिए कुल विद्युत फ्लक्स तीनों में समान गुजरेगा। अगर तीनों में कुल विद्युत फ्लक्स अलग अलग होना है तो इसमें आवेश की मात्रा भी अलग अलग करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ना तो आकृति पर निर्भर करता है, ना आकार पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है। तो हमने कहा किसी सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, गॉस की इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला
गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई इक्वल टू Q/1/ε0। इस स्टेटमेंट को ही मैंने इससे थ्योरी में लिखा। ये क्या था? किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इस बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। Q क्या था? उस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश, और का 1/ε0 गुना होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, तो आप बताओगे Q × 1/ε0। मैं आपसे बोलूं इस बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश कितना है, तो आप बोलोगे Q/1/ε0। क्योंकि किसी भी बंद सतह के अंदर अगर आवेश रखा है तो आवेश पर निर्भर कर रहा है, उसकी आकार पर, आकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये थी गॉस थ्योरम। अब हम इसे सिद्ध करते हैं। तो इसे सिद्ध कैसे करना है, ये आइए अपन देखते हैं। इसमें एक चीज और बता देते हैं, जहां Q क्या है, Q बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश, और ε0 क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू बेटा 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर होता है। ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर Q की वैल्यू रख देंगे, ε0 की वैल्यू आपको पता रहेगी, ये फिक्स है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए बेटा, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे 5 माइक्रो कूलाम रखा है, बताओ कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो आप सिंपली फाई इक्वल टू Q की वैल्यू क्या रख देंगे, Q कितना दिया 5 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो को कूलाम में बदलेंगे -6 कूलाम, तो यहाँ रखेंगे 5 × 10⁻⁻6 और ε0 की वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12 इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पता चल जाएगा। तो इससे कितना आसान हो गया विद्युत फ्लक्स निकालना, इसलिए गॉस की थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इस गॉस की थ्योरम की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र भी किसी भी बिंदु पर निकाल सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। गॉस की थ्योरम की सहायता से विद्युत क्षेत्र निकालने का जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, वो हम आगे के क्वेश्चनों में पढ़ेंगे। फिलहाल आज गॉस की थ्योरम पढ़ेंगे और अब इसको हम करते हैं सिद्ध। तो सिद्ध कैसे करना है वो आइए देखते हैं। गॉस की प्रमेय सिद्ध करना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले एक अपन ने बंद सतह ले ली। बंद सतह है, कैसी भी ले सकते हैं आप। इसकी बंद सतह गोल भी ले सकते हो, आप इसकी बंद सतह ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए आंसर सही आएगा। बंद सतह है, इसके अंदर उपस्थित आवेश Q है, इस सतह का नाम दे दिया S। इस सतह पर एक छोटा सा सतह है DS। देखो बेटा, फुटबॉल होती है, फुटबॉल बंद सतह होती है, सर्कल नहीं लेना है, सर्कल वो है ना ओपन सतह है, सतह बंद नहीं है, वो तो सर्कल जो है वो ओपन है, उसके अंदर हाथ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बंद सतह जिसके अंदर हाथ नहीं डाल सकता, जैसे फुटबॉल हुआ, फुटबॉल के अंदर अपन हाथ नहीं डाल सकते। बंद सतह ऐसी लेनी है जो चारों तरफ से बंद हो। तो बंद सतह एक फुटबॉल है, उसके अंदर ये आवेश रखा हुआ है, फुटबॉल का पूरा एरिया जो है वो S है, उसमें एक छोटा सा सतह ले लिया DS। उस पर एक फुटबॉल होती है, ब्लैक कलर व्हाइट कलर की, तो ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का एक जो सरफेस है उसको अपन ने ले लिया, इसका मान दे दिया DS। चलिए, अब ये सतह जो है
वो इस पर एक घन कोण बनाएगी। घन कोण क्या होता है भाई? तो घन कोण के बारे में समझ लेना कि जो सतह, घन कोण हमेशा 3D में बनता है। कोई भी सतह किसी बिंदु पर जो कोण बनाती है उसको कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं? घन कोण। तो घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। डब्ल्यू जैसा बनता है लेकिन डब्ल्यू जैसा होता नहीं है। ये इसके दोनों सिरे अंदर की तरफ होते हैं और डब्ल्यू के दोनों सिरे सीधे होते हैं। ये ओमेगा, ये डब्ल्यू। तो अब ये सतह छोटी है इसलिए जो कोण बनेगा वो डी ओमेगा बनेगा, छोटा सा कोण बनेगा। उसका नाम दे दिया अपन ने डी ओमेगा, यहाँ पर जो कोण बनना है। अब इस सतह पर आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु हमने लिया P। केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु लिया E। तो प्लस क्यू से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है E। हमें जो निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा प्लस क्यू आवेश से बिंदु की तरफ होती है, इसकी दिशा। तो ये प्लस क्यू आवेश, ये बिंदु, तो इसकी तीव्रता की दिशा ये हो। अब मान लो कि ये जो तीव्रता है वो इस सतह के अविलंब के साथ थीटा कोण बना रही है। अविलंब इसको हमने मान लिया ये ds का डायरेक्शन है, मतलब जो छोटी सी सतह है उसकी दिशा हमने मान ली ds। और ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसके बीच में ये हमारा कोण बनना है। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब अपन इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक चीज़ यूज होगी तो आपको बता देते हैं। जो हमारा घन कोण होता है उसका सूत्र होगा बेटा ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये यूज़ होगा इसमें, ये घन कोण का सूत्र होता है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये घन कोण का सूत्र है, इसको अपन यूज़ करेंगे। और किसी बंद सतह के द्वारा, ध्यान रखो ना, बंद सतह के द्वारा बनाया गया घन कोण हमेशा 4 पाई के बराबर होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। अब आप देखते हैं, सबसे पहले हमने लिखा, माना कि S एक बंद सतह है, इसके केंद्र O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q रखा है। जो डायग्राम में दिख रहा है ना वही लिखना है, जो डायग्राम में दिख रहा है ना वही लिखना है। इसके बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको आना चाहिए। कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु आवेश के कारण। तो ये बिंदु है, ये बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण 1। ये समीकरण बन गया 1। अब ध्यान से समझेंगे, इस सतह से गुजरने वाला, छोटी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, छोटी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और बेटा ये जो सतह है ना इसको हम क्या बोलते थे? हमने आपको बता दिया था पहले ही। इसको बोलते हैं अपन गॉसीय सतह। क्या बोलते हैं इसको? गॉसीय सतह। ठीक है, तो छोटी सतह से गुजरने वाला। अब फ्लक्स का सूत्र बेटा क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, फाई E = ES cos थीटा। इसमें E विद्युत क्षेत्र, S क्षेत्रफल, थीटा उनके बीच में बनने वाला कोण। तो अगर सतह बहुत छोटी है, ds है, तो विद्युत फ्लक्स भी छोटा ही होगा, ds d फाई। तो छोटी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, छोटी सतह है ds से, तो यहाँ पे आएगा d फाई E = EDS cos थीटा। EDS cos थीटा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? इस E की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। E का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो d फाई E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर रख दिया हमने ds cos थीटा। तो यहाँ से बेटा d फाई E आ गया
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया था, देखो बेटा, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है? घन कोण का। तो मैं यहाँ पे डी ओमेगा लिख सकता हूँ, तो डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, समीकरण 2, समीकरण 2। चलिए, अब मुझे छोटी सतह से फ्लक्स नहीं निकालना, मैं तो पूरी सतह एस से निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे गॉसीय सतह, गॉसीय सतह से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा बेटा? फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। छोटे फ्लक्स का अगर समाकलन कर दें और सरफेस इंटीग्रेशन कर दिया, छोटी सतह का समाकलन कर दो तो बड़ा वो छोटी फ्लक्स का समाकलन कर दो तो बड़ा फ्लक्स आ जाता है। और ये फ्लक्स किससे निकाल रहा है? बंद सरफेस से, इसलिए किसको जीरो, ऐसे गोला लगा दिया। ये गोला का मतलब बंद सतह किससे। तो फाई ई इक्वल टू ये डी फाई की वैल्यू पुट कर दो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डी ओमेगा। अच्छा, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा। और ओमेगा बताया था मैंने, पूरे संपूर्ण सतह से गुजरने वाला जो हमारा घनकोण होता है वो कितना होता है? 4 पाई। कितना होता है? 4 पाई। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा आएगा, और ओमेगा पूरे संपूर्ण सतह से मतलब संपूर्ण सतह से बनने वाला कोण होगा, और संपूर्ण सतह से बंद सतह से बनने वाला घनकोण होता है 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई ई इक्वल टू आ जाएगा बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारी गॉस की प्रमेय सिद्ध हो गई। चलिए इसके कुछ केस देखते हैं बेटा, ठीक है? आइए केस देखते हैं बेटा। देखो बेटा, केस मान के चलो ये बंद सतह के अंदर बहुत सारे आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4 डैश 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 Qn। तो कुल विद्युत फ्लक्स आ जाएगा बेटा Q, सभी संपूर्ण मतलब जितने भी आवेश है सबको जोड़ लो, उसका 1/एप्सिलॉन 0 गुना। दूसरा केस, अगर माध्यम उपस्थित है, माध्यम उपस्थित है तो फाई इक्वल टू आ जाएगा बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ एप्सिलॉन 0 के बगल से के लग जाएगा। तीसरा केस, बंद सतह के बाहर रखा है आवेश, तो इसके अंदर आवेश कितना है? 0। तो जब इसके अंदर आवेश, तो हमें बाहर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अंदर से मतलब है। अंदर 0 है तो 0 अपॉन एप्सिलॉन 0, तो हमारा फ्लक्स आ जाएगा। तो ये गॉस की प्रमेय कंप्लीट हो गई है बेटा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, तो मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और बेटा पढ़ते रहिए, समय मिलता है तो मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। धन्यवाद।